दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पहली वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो उसे देख लो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है। चलिए, ये कुछ यहाँ पे दिया गया है कि यूज़ योर ब्रेन पावर, हमें यूज़ करना है। आप भी यूज़ कर सकते हो अगर है तो। अरे सर, क्या मजाक कर रहे हो? जी हाँ। ओके, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3D4 है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया इन्होंने, ये 3D4 है। 3D4 4S1। तो हमारा जो आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इससे ही रिलेटेड होगा। वो होगा, सॉरी मैंने 3D बोला, 4D4 5S1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4D5 5S1। अब यहाँ पे देखिए 4D6 5S1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4D7 5S1। एकदम सिंपल है। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4D10 5S1 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना ही तो है। ये हो जाएगा 5D2 6S2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D5 6S2। ठीक है, और ये हो जाएगा 4D9 5D10 और 6S1 हो जाएगा ये। उसके बाद अगर आप देखो नीचे तो ये हो जाएगा 6D3 7S2। ओके, डबनियम है इसका नाम। और ये हो जाएगा 6D10 7S1। 6D10 7S1। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं सबके नाम बता देता हूँ। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम, लैंथेनम, हैफनियम, टैंटेलम, वुल्फ्रम, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम, मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी जो है ना वो हाइड्रार गायरम होता है। ध्यान से सुनिए साथियों, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको नहीं मिलेगा स्टेट बोर्ड पे, तो ऐसा चैनल मिलेगा ही नहीं। और मिल गया ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा देना। समझ में आया? सब इधर उधर की बातें बताते हैं, थोड़ा भी लॉजिकल सेंस जो बोलते हैं ना वो नहीं है। जी हाँ, मैं जेई नीट की नहीं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल है उस पर। बट मैंने देखा है स्टेट बोर्ड में अभी तक मुझको ऐसे कोई फैंटास्टिक चैनल नहीं मिला जिसमें चीज़ों को एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को अच्छे से सुन लो। ये सब लैटिन नाम है। और गोल्ड को क्या बोलते हैं? ऑरम। ओके, अब जरा देखिए एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैस्मियम, मिटनेरियम, दर्मस्टीडियम, रोएंटेजिनम। और ये तुम बताओगे जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट भी काबिल हैं। मैं तेरे काबिल हूँ या काबिल नहीं। ऑलराइट, चलो आगे पढ़ते हैं। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, ये हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4S2। 3D1 4S2। तो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, मिनिमम, वो आप NS के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देना। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना वो NS प्लस N-1D होगा। लेकिन N-1D के सारे इलेक्ट्रॉन हर एक केस में नहीं आएंगे। जैसे अगर आप आयरन लो तो, ओके, आयरन में अगर आप मैक्सिमम NS प्लस N-1D ले लो तो सर ये NS मतलब आउटर मोस्ट शेल, और ये D का N-1 क्यों लिखा? अगर 4S है तो D क्या होगा 3D। अब जरा देखिए यहाँ पे 6 और ये 2, अगर 6 और 2 को मिला दो तो मैक्सिमम मेरे भाई ये +8 तक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो याद रख लेना, मिनिमम तो S के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। NS में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसको आप पूरा निकाल दीजिए, वो मिनिमम होगा। और किसी का अगर मैक्सिमम जा रहा है ना तो NS प्लस N-1D के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब में यही चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए। और आपने देखा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल है। आई होप आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। आप सबने 11th स्टैंडर्ड चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो जाके हमारी वीडियो देखिए। 11th का भी ऑलमोस्ट हमने 50% सिलेबस खत्म कर दिया है, तो जाके उसे देखिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। अब एक जो बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि सर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल मतलब मोर देन 1, जो हमेशा वेरी होते रहता है। आ रहा है समझ में? तो देखिए इसका सिंपल सा एक रीजन है, दैट इज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या? पार्शियली
filled d orbital. आ समझ में क्या है ये है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब अगर इनके डी ऑर्बिटल देखो तो वो पूरे भरे नहीं रहते, और पूरे भरे नहीं रहते मतलब उनके अंदर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक एक करके सब निकल जाएंगे। और मतलब तू ये बोल रहा है कि अगर उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है उनको मैं निकाल सकता हूँ? यस, लेकिन ये सब में नहीं होता। बाबा मैंने बोला था ना सब में नहीं चलता ये। क्यों ऐसा? केमिस्ट्री तो हर जगह मिस्ट्री करती। तो भाइयों और बहनों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो डी ऑर्बिटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से। किसकी वजह से? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हो। जैसे अगर मैं मैंगनीज का लिखूं तो मैंगनीज होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और आ जाएगा 3d5। ये देखिए मैंगनीज होता है 25। तो यहाँ पे अगर आप डी को देखो भाइयों और बहनों, कितने हो गए डी में इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 5। तो डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 10 होती है। तो क्या ये पूरी तरह से भरा है? नहीं, ये पार्शियली फिल्ड है इसीलिए। ठीक है, तो मैंगनीज की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। और मैक्सिमम क्या होगी? दोनों को जोड़ दीजिए, +7। तो ऐसे +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? चलो बताओ सर। अरे मुझको पता है सर। अब आप फंस गए। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा ये बताइए। तो बेटा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ये ई नॉट रिडक्शन से पता चलता है। किससे? ई नॉट रिडक्शन। सर ये भारी भरकम कंसेप्ट कहाँ से लग दिए? जी हाँ बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, और ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और जो तीसरा है वो है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। ये तीनों को मिला के आपको आता है ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, तो ई नॉट रिडक्शन की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि कौन सी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या फिर कम स्टेबल। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा मत कीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने क्या सीखा? जो मिनिमम होगा वो NS का इलेक्ट्रॉन होगा, और ये देखिए n का वैल्यू 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन ये हर एक केस में सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन जिंक में देखिए, जिंक सिर्फ 2 ही दिखाता है, लेकिन कॉपर कितना दिखाता है? +1 ++2। सर इसका +1 +2 कैसे दिखा? सर 3d10 तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, d10 स्टेबल हो गया तो फिर सर ये कैसे +2 दिखा रहा है? क्योंकि S का एक इलेक्ट्रॉन निकला ये समझा, लेकिन फिर ये D में से भी एक कैसे निकल गया? तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि Cu2+ ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये कैसे पता चला? इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। आया समझ में? सॉल्यूशन फेज में Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होता है। किससे? Cu+ से। सॉल्यूशन फेज में आप याद रखना। सर ये सब बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं हो जा रही है? जो बोल रहा हूँ सुन लो, ज़्यादा मत पूछो। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या जाएगा? 3d5 4s1 एंड कॉपर इज 3d10 4s1। ये याद रखना है, ये तो अपने को याद ही रहेगा। अब चला देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर हमने सबका देख लिया। वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट is the great variety of oxidation state, why variable oxidation state they show in their compound. Table 8.3 lists the common oxidation state of first row transition element. हम देख चुके हैं। Can you tell which of the first transition series element shows maximum number of oxidation state and why? तो वो है Mn और वो दिखाता है +7। और क्यों दिखाता है? क्योंकि इसके पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। सर कैसे 5 है? ओए अभी तो बता। ये देख D5 है ना, 3d5, ये देख सारे अनपेयर्ड है। सर अनपेयर्ड मतलब ऐसा कि ऐसा? तो बेटा अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की जरूरत है, आप उसे पढ़ लीजिए तब आपका ज्ञान पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स में ही आपकी तकलीफ है। विच एलिमेंट इन 4d एंड 5d सीरीज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 4d और 5d में
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4D में और 5D में, तो ये आपकी 4D सीरीज हुई। सेकेंड सीरीज ही क्या है, 4D सीरीज, और ये आपकी 3D सीरीज जो थर्ड है ये है 5D सीरीज। ठीक है, तो ये 5D सीरीज में और 4D में जो सबसे ज़्यादा दिखाते हैं वो रुथेनियम दिखाता है, रुथेनियम 4D में। और 5D में कौन दिखाता है, ऑस्मियम। और कितना, +8। कितना दिखाते हैं मेरे भाई, +8 दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, +8। सोच रहे हो कितना ज़्यादा, आ समझ में। तो रुथेनियम हो गया और कौन सा हो गया, ऑस्मियम हो गया। और कितना दिखाएंगे वो लोग, +8 दिखाएंगे। समझ में आया सर, आपको कैसे पता। जी हाँ, मैंने बताया ना, ये जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड को देखा गया, सारे एलिमेंट्स के 4D सीरीज और 5D सीरीज के, तो ऐसा देखा कि ये बाबा जो रुथेनियम और ऑस्मियम होता है ना रे, इसका कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा मिला। जैसा कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इसके आगे पूछना मत रे, समझा क्या। चलो आगे देखते हैं। Now if some of you are interested even in, like, if you want the whole video in English, please let me know. We are soon in a mood to start chemistry, entire chemistry in English, because there are many of our viewers from other country as well. So I just want to tell you all that if you want to ask anything related to any concept in English, we are ready to answer you. ओके. आणि जर कोणाला मराठी पाहिजे तरी पण सांगायचं रे बाबा, आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही, आपण सर्व काय शिकवू. लॉस ऑफ 4s and 3d इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, ये तो हमें भी पता है. द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, ये तो हमने देखा. लॉस ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ M+ आयन. लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन M2+. अरे सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, 2 जाएगा तो +2 आएगा. कैसा, देख सपोज एक एटम है, उसका न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन और 21 इलेक्ट्रॉन. सपोज एक इलेक्ट्रॉन कम किया, मतलब गया ना, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गया. और प्रोटॉन कितना हो गया, 21 प्रोटॉन. तो 21 प्रोटॉन का चार्ज कितना रे बाबा, जल्दी बोल. 21+. और इलेक्ट्रॉन कितना, 20-. तो एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ ना, इसके लिए प्लस. और किसी में 2 ज्यादा होगा तो 2+. ऐसा. वाइल लॉस ऑफ अनपेयर्ड 3d and 4s electron gives M3+, M4+, ions and so on. Some examples are shown in table 8.4. Write the electronic configuration of Mn6, Mn4, Fe4+, CO5+, and Ni2+. दो तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना. ठीक है, चलो Mn+6 और +4 का मैं आपको बताता हूँ. एक काम करते हैं, Mn+6 और Fe+4 का मैं आपको बताता हूँ. तो देखिए यहाँ पे Mn+6. तो देखिए नॉर्मल Mn क्या होता है, नॉर्मल Mn होता है 25, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए. तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3d 5 आ जाएगा. अब जरा देखिए, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का मेंशन करते हैं, तो याद रखना आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 4s के निकालना है. समझ में आया. उसके बाद जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 3d से निकालना है. ठीक है, तो पहले कितना है, +6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो 2 इसमें से चले गए, 2 इसमें से चले गए, और कितने चले गए 3d में से, 3d में से 4 चले गए. तो कितना आ जाएगा ये, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s0, ऐसा हो जाएगा. आ समझ में. सर एक मेरा डाउट है कि सर जब भरते हैं, ध्यान से सुनना सर, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले 4s में भरते हैं और बाद में 3d में भरते हैं. ध्यान से सुनना, ये सारे डाउट आप लोग को अगर आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं आते, मतलब अगर ये डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप सच में इंटेलिजेंट हो, और नहीं आते तो फिर तो गड़बड़ है. तो जब भरते हो आप इलेक्ट्रॉन, तो आप देखते हो सबसे पहले 4s में आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, लेकिन निकालते वक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालते वक्त पहले 3d से निकालते हो, और फिर बाद में किससे निकालते हो. ओ ये क्या मैं बोल गया. जैसे देखो यहाँ पे भरते वक्त हम लोग पहले 4s में भरते हैं और फिर किस में भरते हैं, 3d में. और निकालते वक्त भी पहले हम 4s से निकालते हैं और 3d से बाद में निकालते हैं. तो जरा देखो, अगर आप देखो
तो भरते वक्त तो पहले 4s में भरा, फिर 3d में भरा, तो निकालते वक्त पहले 3d से निकालना चाहिए ना, क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में आया, लेकिन निकालते वक्त भी हम पहले 4s से ही निकालते हैं। ऐसा क्यों? भरते वक्त भी पहले 4s और निकालते वक्त भी पहले 4s। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने कॉपर लिखा, ओके, या फिर ऐसे कोई दूसरा ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ले लिया, चलो ऑक्सीजन तो प्लस दिखाता ही नहीं है। बोरॉन ले लेते हैं, चलो। अरे सर बोरॉन का एग्जाम्पल ऑक्सीजन का एग्जाम्पल मत लो, क्योंकि ये जो 4s और 3d वाला सिस्टम आता है ना, ये सिर्फ इसमें ही आता है। ओके, तो जैसे कि अगर आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकालते हो, मतलब मान लीजिए सोडियम या फिर ऐसे लेते हैं पोटाशियम, तो पोटाशियम क्या होता है 90, ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखिए जब हम भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालते हैं? सबसे पहले जो आउटर मोस्ट होता है उसी से ना, दैट इज 4s। 4s में लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया तो हमने निकाला भी लास्ट में। तो भरते वक्त पहले 3s में गया और एंड में किस में गया? 3d में, तो पहले इसमें से निकालना चाहिए ना यार। लेकिन भरते वक्त भी पहले हम 4s में भरते हैं और निकालते वक्त भी पहले 4s से ही निकालते हैं। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। तो आप मुझे इसका रीजन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो लड़का इसका रीजन देगा आपको देंगे हम हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, ठीक है? ये मेरा आपसे वादा है। ओके, चलो देखो आगे। तो ये लिख दिया मैंने Mn+6 का, तो इसी में हम लोग +4 का भी ले लेते हैं। ओके, अगर यही Mn+4 होता, Mn+4, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होते? सिर्फ 4। तो मतलब यहाँ से 2 निकलेंगे और ये D से 2 निकलेंगे, तो सब कुछ सेम होगा +6 जैसा, सिर्फ 3D 3 4s 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3D 3 4s 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 4s का 2 इलेक्ट्रॉन गया और D से 2 गया, तो कितना बच गया? 3D 3। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है? हाँ, बाकी Fe4+4 का भी देख लेते हैं। Fe+4, तो Fe कितना होता है? 26। तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए अब आप ये सब बड़ा लिखने के बदले सिंपली यहाँ पे आप एज एन आर्गन भी लिख सकते हैं, ठीक है? और फिर डायरेक्ट ये, कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा लिखने का। लेकिन आप अब भी जस्ट 12th स्टैंडर्ड में आए हो तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है? Fe 26 और कितना हो जाएगा ये? +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 ये गए और 2 इसमें से गए, तो क्या आ जाएगा? ये पूरा सेम रहेगा यहाँ तक, दैट इज आर्गन सेम रहेगा। और फिर आपको क्या मिल जाएगा? 3D 4 4s 0, मतलब D में कितने बच गए? 4। कैसे? देखिए S से 2 गया और फिर D में 6 थे, 6 में से 2 गया तो कितना बच गया? 4 बच गया ना। तो ये था Fe+4 का। आया समझ में? तो याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो सबसे पहले 4s से निकालना और फिर 3D से, ठीक है? चलो अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस 3D एलिमेंट। हाँ, तो ये सब तो हमको पता है, इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। टेबल 8.3, इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल इंक्रीजेज as the number of unpaired electron in 3D orbital increases, the number of oxidation state shown by element also increases, but not after Mn। याद रख लेना है, Mn के बाद है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि Ns प्लस N-1 D के ऊपर डिपेंड करता है, ओके? इनके टोटल इलेक्ट्रॉन करोगे तो उससे कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ठीक है? याद रखना ही। स्कैंडियम हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Scandium has only 1 unpaired electron. It shows 2 oxidation state, while manganese has 5 unpaired electron, d electron. It shows 6 different oxidation state. मतलब जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे एक ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो क्रोमियम का अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 3d5, मतलब क्रोमियम में 5 अनपेड, टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन डी में सिर्फ 5 आते हैं। तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 6 होता है, ओके? मतलब अगर देखेंगे तो टोटल तो क्रोमियम +2 से दिखाता है, लेकिन मैंगनीज का देखेंगे ना तो मिनिमम +1 होता है। याद रखिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D सीरीज में दिखाते हैं, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वो कॉपर है +1 और एक दूसरा मैंगनीज है +1 और एक स्कैंडियम भी है। लेकिन स्कैंडियम का +1 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, स्कैंडियम का +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। सिंपल सा रीज़न उसके पीछे है E0 रिडक्शन, ओके? याद रखिएगा। तो कॉपर है, Mn है और एक स्कैंडियम है जो +1 दिखाते हैं, बाकी सारे क्या दिखाते हैं? लोवेस्ट +2।
द एलिमेंट विच गिव्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। मिडिल ऑफ द सीरीज जैसे देखिए कैसे Mn बीच में, ओके और इसके नीचे Mn के नीचे अगर आप देखेंगे तो टेक्नीशियम और ये सब आएंगे। आ रहा है आपको समझ में? फिफ्थ वाला तो मेजॉरिटी ऑफ आपको यहीं पे मिलेंगे। ये देखिए ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखो ये टेक्नीशियम के ऊपर ही मैंगनीज होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। और देखिए ये भी मिडल में ही है, और मिडल में ही आपने देखा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रूथेनियम और ऑस्मियम ने दिखा कितने का, +8 का। वो तो बात की बात है कि वो लोग 4D और 5D सीरीज के, मतलब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, ठीक है। मैंगनीज शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7। तो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोवेस्ट जो होगा वो NS का इलेक्ट्रॉन होगा और हाईएस्ट जो होगा वो NS + N-1D इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन Mn के बाद नहीं, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल एंड शोज प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। मतलब सारे मेटल है तो उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही होगी। हार्ड होते हैं मतलब जल्दी प्रेस नहीं होंगे, लस्ट्रस मतलब चमकते हैं, मेलिएबल मतलब आप उनको चपटा कर सकते हो, डक्टाइल मतलब यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वायर्स एंड फॉर्म अलॉय विथ अदर मेटल्स। दूसरे मेटल के साथ अलॉय भी बनाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो किसके अच्छे कंडक्टर हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी एंड मैंगनीज, ऑल अदर ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग होता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। क्या होता है? एम्बिएंट टेम्परेचर पे इनका लैटिस स्ट्रक्चर अलग होता है। तो लैटिस स्ट्रक्चर जैसे आप सबको पता होगा, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, BCC, FCC, HCP। सर आपने SCC का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही लैटिस स्ट्रक्चर दिखाते हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है? FCC होता है, ठीक है। These transition metals, with the exception of zinc, cadmium and mercury, are very hard and have low volatility। मतलब जिंक को छोड़ दो, मर्क्यूरी को छोड़ दो और कैडमियम को छोड़ दो, तो बाकी सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं। जैसे लोखंड होता है ना अपना, आयरन, वैसा। आ रहा है समझ में? और वोलाटाइल मतलब जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सर लेकिन मुझको तो ये जानना है कि ये जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, या फिर ये जो मर्क्यूरी है ना ये लिक्विड स्टेट में क्यों होता है? ज़रूर बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार कर रहे बाबा, आगे चल के सब बताएंगे। समझा क्या रे? उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड जो होता है ना वो मर्क्यूरी में सबसे वीक होता है। सर उसके पीछे रीजन क्या है? मर्क्यूरी में वीक का को होता है, सब कुछ बताएंगे रे बाबा आगे चैप्टर में। तो चल, तो Hg का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? Hg इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रार गायरम। हाइड्रार गायरम, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ओके, जिससे लिया गया है, बट इट्स क्वाइट अ लॉट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, एट द सेम टाइम टू रिमेंबर। दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज एन मर्क्यूरी। इज दैट क्लियर? चलिए सर, समझ में आया। अब आगे बताइए। तो ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखिए, हमको बाकी सबका तो नहीं देखना है, बट यहाँ से यहाँ देखना है। तो आप देख रहे हैं क्रोमियम का मैक्सिमम है, कैसे? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो आप देख रहे हो ना क्रोमियम का यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। ये 3D1 होता है, ये 3D2 होता है, ये 3D3 होता है, ये 3D4 होता है, ओके। अगर आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये क्या होता है? 3D5 4s1। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें? 6। और अगर आप यही मैंगनीज का देखो तो क्या हो जाएगा? 3D5 4s2। तो देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड हो गए, इसीलिए आप देखोगे तो ग्राफ जस्ट डाउन हो जाता है। किसके केस में? मैंगनीज के केस में। और सर मैंगनीज की मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो क्यों हो गई? तो सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो एक्चुअल में 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो डिपेंड करता है उसका पैकिंग कैसा है, दूसरा लैटिस एंथैल्पी। मतलब लैटिस एंथैल्पी क्या है? ये मैंने थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लैटिस एंथैल्पी, उसे जाके देख लेना। और आपको पैकिंग नहीं पता तो सॉलिड स्टेट आप पढ़िएगा। और लास्ट में आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो सारे मेटल हैं, और मेटल के अंदर जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जी हाँ, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कर्नल्स
कर्नल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अब बेसिक लेवल पे बात नहीं होगी, अब हम 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। अब 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कुछ बेसिक्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है कटायन का क्लस्टर, कटायन का क्लस्टर। और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन है। तो डॉट और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, देख रहे हैं ना, ऐसा। और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी होती है जिसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का। डीलोकलाइजेशन क्या होता है? ज़्यादा। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनका डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। बट अगर आप मैंगनीज में देखें तो मैंगनीज में सारे इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल। तो इसका जो डीलोकलाइजेशन होता है वो जनरली कम होता है। डीलोकलाइजेशन क्या हो जाता है? जनरली कम हो जाता है। बट अगर आप मैंगनीज के आगे जाएं, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, और इन लोग सब लोग का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें, बेसिकली आयरन का आप ऐसे सोचिए, मैंगनीज और आयरन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंगनीज और आयरन दोनों के लिए, कोबाल्ट को तो रहने दीजिए। इनमें अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए कम हो जाती है, देखिए सडनली कम हो गई। अब क्यों कम हो गई? इसके पीछे जो रीज़न है ये है कि इनके अंदर इनका जो लैटिस एंथैल्पी है वो कम है, लैटिस एंथैल्पी कम है। और दूसरा इनकी पैकिंग, इनकी पैकिंग। सर पैकिंग मतलब क्या? आपने पढ़ा है ना, HCP, FCC और BCC। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें आप याद रखना कि आयरन और मैंगनीज में, मतलब मैंगनीज का जो लोअर है वो तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पेयर्ड किसका? 4s का, ओके। और फिर उसके इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा डीलोकलाइज नहीं होते। और Fe का क्यों कम है? क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी और पैकिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि इतने डिटेल में आपको कोई नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए। और किसी किसी किताब में तो ऐसा ही लिखा जाता है कि मैंगनीज के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली प्रोनाउंस्ड होते हैं, ओके। प्रोनाउंस मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जरा देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल है इनमें 2 तरह के बॉन्ड मिलते हैं। पहला तो जो प्योर मेटालिक बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? प्योर मेटालिक बॉन्ड। अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो NS के इलेक्ट्रॉन है ये प्योरली मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, प्योरली क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर आप N-1D का इलेक्ट्रॉन देखो तो ये जनरली इन्वॉल्व हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। और कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो सॉलिड होता है ना वो ब्रिटल होता है। क्या होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब चौक जैसा, किसके जैसा? चौक जैसा, ओके। तो ऐसे तो ज़्यादा करके बॉन्ड कौन सा होता है? मेटालिक। बट कुछ कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक कोवेलेंट बॉन्ड के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो जनरली NS के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेटालिक होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके होते हैं? N-D के, ओके। तो N-D वाले जो इलेक्ट्रॉन है, आप जैसे जैसे मैंगनीज से आगे जाते हो, जो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, D इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते जाते हैं? पेयर्ड होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? पेयर्ड होते जाते हैं। और जैसे जैसे वो पेयर्ड हो जाएंगे, जैसे जैसे क्या हो जाएंगे? वो पेयर्ड हो जाएंगे, वैसे वैसे आपका ये बॉन्डिंग क्या होते जाएगा? वीक होते जाएगा, ओके। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाती है? कम होते जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो है ट्रेंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब इसमें एटॉमिक आयनिक रेडिया है, ये सारी जो बातें हैं ये अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो वही सुन लो तुम लोग सब लोग, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, फैला देना। वरना वरना क्या, अपने को तो पढ़ाना ही है, यही तो काम ही है अपना, ठीक है दोस्तों। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं। ए बाबा मिलना रे सब लोग नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।